केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको देश की सियासत से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है ना आपने कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। आज बताएंगे आपको कि कैसे लौट के आजम वापस जेल पहुंच गए। इसके बाद बताएंगे आपको कि कैसे बिहार में एनडीए में फूट डालने के बयान दिए जा रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे अखिलेश यादव की, जो बिहार के जनादेश से डर गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अखिलेश यादव के बयान कह रहे हैं। और सबसे आखिर में बात होगी देश के उन नेताओं की जिनकी आतंकियों के साथ हमदर्दी दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये कौन सी मजबूरी है, इसे भी करेंगे डिकोड। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आजम खान की। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान एक बार फिर जेल भेज दिए गए हैं। आजम खान सिर्फ 55 दिन ही खुली हवा में सांस ले पाए। आज कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। यानी कि आजम परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई। तारीख 17 नवंबर 2025, जगह रामपुर जिला अदालत, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान अपने बेटे के साथ रामपुर कोर्ट पहुंचे। यहां आजम और उनके बेटे के खिलाफ फर्जी पैन कार्ड मामले में फैसला आने वाला था। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला अभी कोर्ट पहुंचे ही थे कि मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान मीडिया ने उनसे कई सवाल किए, लेकिन आजम हर सवाल को टालते हुए एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में दाखिल हो गए। आजम खान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन फिर से उनके लिए ब्लैक डे होने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला दोनों को न सिर्फ दोषी करार दिया, बल्कि थोड़ी ही देर बाद दोनों को 7 साल कैद की सजा भी सुना दी। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस कर्मियों ने मौके से ही आजम और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया। पुलिसकर्मी दोनों को रामपुर जेल ले गए। जेल जाते समय जब आजम से बात की गई तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। क्या कहेंगे सर, इसको 7 साल की सजा सुनाई बेहतर है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान को सजा का ऐलान होते ही अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और अखिलेश यादव ने लिखा कि सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार करते हैं, वो खुद ही एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बुरे अंत की ओर आगे जाते हैं। सब देख रहे हैं। अखिलेश यादव के इस पोस्ट से साफ है कि वो आजम को सजा मिलने से खुश नहीं है, जबकि आजम खुद को मीडिया के सामने गुनहगार बताते नजर आए। आजम और अब्दुल्ला को सजा होने के बाद शिकायतकर्ता और बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना और उनके वकील संदीप सक्सेना ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आपको बता दें कि आजम और अब्दुल्ला को धारा 467 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोनों को धारा 120B में 1 साल, 468 और 420 में 3-3 साल की सजा दी गई। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों को धारा 471 के तहत 2 साल की सजा भी सुनाई, जिसकी वजह से बाप बेटे दोनों को जमानत मिलना बेहद मुश्किल लग रहा है। आजम खान और आजम खान दोनों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई।
मैं इसे सत्य की जीत मानता हूँ। हमने हमेशा न्यायपालिका के हर फैसले का स्वागत किया है। इसका रजिस्टर्ड मुकदमा था अब्दुल आजम खां और मोहम्मद आजम खां के खिलाफ। अब्दुल्ला आजम खां के 2 पैन कार्ड जो फर्जी पैन कार्ड उन्होंने बना के उसका प्रयोग किया था, उसके खिलाफ ये मुकदमा था। आज उसका निर्णय हुआ है जिसमें दोनों मुलजिमों को, अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां, दोनों को ही 7-7 साल की सजा दी गई है। आजम खान जब सत्ता में थे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। आजम खान ने अपने बेटे को चुनाव लड़वाने के लिए पहले एक गलती की, फिर बार बार गलती दोहराते रहे। अब्दुल्ला के पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक प्रमाण पत्र रामपुर में बना है जिसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है। इसके आधार पर अब्दुल्ला 2017 में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे, इसीलिए आजम ने चुनाव लड़ने के लिए लखनऊ से दूसरा प्रमाण पत्र बनवाया। इस प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दिखाया गया। इन्हीं दोनों डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 2 पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाए। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में इसे लेकर केस दर्ज करवाया था। रामपुर कोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 2023 में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन 23 सितंबर 2025 को आजम सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। वहीं आजम के बेटे अब्दुल्ला 9 महीने पहले हरदोई जेल से छूटे थे। होया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है। कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है। आजम खान ने सत्ता में रहते हुए जितनी गलतियां की, सत्ता का दुरुपयोग कर कानून तोड़ा, आज वही गलतियां आजम खान के लिए नासूर बन गई हैं। आजम खान के खिलाफ अब तक 104 केस दर्ज हैं, जिनमें सिर्फ 94 केस तो रामपुर में ही दर्ज हैं। इनमें से 11 केस जमीनी विवाद से जुड़े हुए हैं। आजम खान के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में 59 केस पेंडिंग है, जबकि 19 केस सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है। रामपुर के बाहर 3 केस पेंडिंग है, जबकि अब तक 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है, जिसे लेकर आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे जेल की हवा भी खा चुके हैं। आजम खान 2 महीने भी जेल से बाहर नहीं रह पाए। उनके गुनाह इतने हैं कि उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। हालांकि आजम खान इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आजम को जानबूझकर छोटे छोटे मामलों में जेल भेजा जा रहा है? क्या आजम के जेल जाने के पीछे सरकार की कोई भूमिका है, या फिर आजम अपने गुनाहों की वजह से ही जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महज 55 दिन पहले आजम खान जेल से बाहर आए थे, जब उनके परिवार ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम के जश्न भी मनाया था। लेकिन सिर्फ 55 दिनों तक ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की खुशी बरकरार रह सकी। आजम खान खुली हवा में सांस ले सके। 55 दिनों के बाद आजम खान एक बार फिर से जेल पहुंच गए हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब उत्तर प्रदेश में सियासत भी हो रही है। और अब बढ़ते खबरों में आगे, और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार के शपथ की तैयारियां चल रही हैं। एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में बजाय हार पर मंथन करने के कांग्रेस के नेता टीका टिप्पणी कर रहे हैं। एक तरीके से एनडीए में दरार डालने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर कौन कर रहा है ये कोशिश, और कैसे इसकी वजह से गर्मा गई है बिहार की सियासत, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। बिहार में गठबंधन का सूपड़ा साफ हो चुका है। बिहार में एनडीए को अप्रत्याशित जीत मिली है, जिसके बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मीटिंगों का दौर चल रहा है। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय किया जा रहा है।
गांधी मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार के शपथ की तैयारियां जोरों पर है। यानी एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है, लेकिन करारी हार से हताश कांग्रेस को एनडीए में ऑल इज वेल वाली फीलिंग अच्छी नहीं लग रही है। महागठबंधन की तरफ से बजाय हार की समीक्षा करने के एनडीए में फूट डालने वाली बयानबाजी हो रही है। कल तक जो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापसी के लिए इनवाइट कर रहे थे, वो अब चुनाव में मिली हार के बाद एनडीए में फूट डालने वाले बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि भाजपा के लिए नीतीश कुमार मजबूरी है। ये बात नीतीश कुमार को भी समझनी चाहिए। बंगाल और असम में चुनाव के बाद ये नीतीश जी को छोड़ देंगे। नीतीश जी को मेरी सलाह है कि सब कुछ दे दीजिए, लेकिन भाजपा को विधानसभा अध्यक्ष का पद मत दीजिएगा। बीजेपी वाले आज तक ना तो गुलदस्ता देने गए, ना ही कहीं तस्वीर में बीजेपी वाले हैं, और सारे पार्टी के विधायकों से फोन करके टच में बात कर रहे हैं। क्यों भाई, जब आपके पास इतनी बड़ी बहुमत है तो अन्य पार्टियों से आप बात क्यों कर रहे हो? मतलब अंतिम तक प्रयास करोगे नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए? अब भी मन नहीं भरा है। बिहार में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बावजूद 6 सीटों पर सिमट जाने वाली कांग्रेस बजाय अपने प्रदर्शन पर मंथन करने के नीतीश कुमार को सुझाव दे रही है। लेकिन पप्पू यादव इकलौते ऐसे नेता नहीं है जिनकी तरफ से बिहार की सरकार के गठन में मीन मेख निकालने वाले बयान दिए जा रहे हैं। चुनाव के नतीजों से हताश कई कांग्रेस के नेता जनादेश का अपमान करने वाले बयान दे रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी बिहार के नतीजों को हजम नहीं कर पा रहे। रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर आज बैलेट पेपर से चुनाव होते तो परिणाम सही और बेहतर आते। सुनिए। बिहार की जनता असल में खुश नहीं है। जो हुआ है बिल्कुल वो ईसी के वजह से हुआ है। ईसी ने मदद की है और ऐसे जो ये रिजल्ट आए कोई भी उसमें सहमत नहीं है। बयानों का दौर चला तो बिहार में बम्पर जीत से गदगद एनडीए के नेताओं ने भी जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। गिरिराज सिंह ने लालू परिवार में चल रहे अंदरूनी कलह को आधार बनाते हुए जवाब दिया और ये कहा कि अब लोकतंत्र में परिवारवाद के खत्म होने का समय आ चुका है। कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा, और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, आज इंदिरा जी के बाद राहुल गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार तो बिखर ही गए। अब इसमें से एक ही परिवार रहा। उसी ढंग से परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। कांग्रेस पार्टी एक अलग लेवल के एंटाइटलमेंट और डिल्यूजन में जीती है, और इसीलिए जब बिहार में प्रचंड हार मिलने के बाद उसे स्वीकारना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, तो कांग्रेस का एक धड़ा, चिदम्बरम जी वाला धड़ा जो है, वो कहता है जनता ही गलत है, उन्होंने हमें नहीं चुना। कांग्रेस का दूसरा धड़ा कहता है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर की गलती है, चुनाव आयोग की गलती है। और अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सांसद पति रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है कि ये जो हार है ये दरअसल चुनाव ढंग से नहीं हुए, और अगर चुनाव फिर से हो जाए तब नतीजा पलट जाएगा। कांग्रेस के जिन नेताओं को चुनाव के बाद आईना देखकर इस बात का आकलन करना चाहिए कि आखिर बिहार की जनता ने महागठबंधन के नेताओं और उनके वादों को नकार क्यों दिया। आखिर चुनाव से ठीक पहले एसआईआर जैसे मुद्दे को जोर शोर से उठाकर वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटरों की कसौटी पर खरे क्यों नहीं उतर पाए। आरजेडी का MY फॉर्मूला आखिर क्यों नहीं चला। जिन नेताओं को इन सवालों के जवाब तलाशने चाहिए थे वो सरकार के गठन पर टीका टिप्पणी में व्यस्त हैं। लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों की एक सच्चाई ये भी है कि बिहार चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसमें सबसे ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन महागठबंधन में शामिल कांग्रेस का ही है।
वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा जैसे राहुल गांधी के बड़े बड़े कार्यक्रमों के बावजूद बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बिहार में एनडीए को 202 सीटों पर बम्पर जीत हासिल हुई, तो वहीं महागठबंधन के हिस्से में सिर्फ 35 सीटें ही आई। इनमें से भी कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें आई। कुल मिलाकर पूरे चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महज 10% ही रहा। तो वहीं दूसरी ओर 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 सीटें मिली, जबकि चिराग की एलजेपी को 19 और एचएएम और आरएलएम ने मिलकर 9 सीटें हासिल की। यानी नीतीश कुमार के सुशासन वाला ट्रैक रिकॉर्ड और एनडीए के डबल इंजन वाली सरकार के फायदे को समझते हुए जनता ने वोट के जरिए अपने भरोसे की मुहर लगा दी। महागठबंधन के नेता बजाय चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने के बिहार के जनादेश पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, उलझ जुलू बयानबाजी कर रही है, सरकार गठन के बीच दरार डालने वाले बयान दे रही है। कोई चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है तो कोई पुराना ईवीएम वाला राग अलाप रहा है। लेकिन बिहार की जनता ने अपने जनादेश में ये साफ कर दिया कि ना तो उन पर राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा का कोई असर पड़ा और ना ही तेजस्वी यादव की रोजगार की बहार लाने वाले वादे का। नतीजे ऐसे आए जिसकी कल्पना खुद महागठबंधन के नेताओं ने भी नहीं की होगी। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि आरजेडी में हार पर विचार करने की बजाय पारिवारिक टूट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी खेमे से भी सरकार के गठन से पहले अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि बिहार के विकास को रफ्तार देने के लिए एनडीए सरकार ही जरूरी है। और अब 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे, जिसकी साक्षी बिहार के साथ साथ पूरा देश बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बिहार में सियासी हलचल मची हुई है। हलचल दो तरह की है। एक हलचल तो शपथ ग्रहण को लेकर है, जहां पे बैठकों का दौर चल रहा है, तो वही दूसरी ओर हलचल आरजेडी खेमे में है, महागठबंधन खेमे में है, जहां पे बजाय हार पर मंथन करने के नीतीश कुमार को लेकर अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। खैर, अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बिहार में एनडीए के बम्पर जीत की। बिहार में एनडीए को बम्पर जीत मिली है। बिहार की जनता ने डबल इंजन की सरकार पे अपना भरोसा जताया है। लेकिन बिहार की जीत से यूपी में हलचल क्यों मची हुई है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बेचैन है और यही बेचैनी अखिलेश यादव के बयानों से भी साफ साफ दिखाई दे रही है। और अखिलेश की बेचैनी पर एनडीए के नेता साफ साफ चुटकी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं। बिहार में महागठबंधन की बुरी तरह से हार ने विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ा दी है। इस हार से आरजेडी और कांग्रेस के बाद अगर कोई और सदमे में है तो वो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस हार की समीक्षा से पहले ही एसआईआर को टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट में उन्होंने बिहार में बीजेपी की जीत के लिए एसआईआर और चुनाव आयोग को जिम्मेदार माना और इस खेल को यूपी समेत दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव में नहीं दोहराने की चेतावनी भी दी। इतना ही नहीं, अखिलेश ने मीडिया के सामने भी एसआईआर और इसी पर अटैक किया। ये वोट चोरी से ऊपर वाला मामला है, ये केवल वोट चोरी नहीं है। और मैंने उस समय भी पार्लियामेंट में भी कहा, और जब पार्लियामेंट में हम लोग विरोध करते थे, जो बाई इलेक्शन हमारे हुए, हमने उसमें यही कहा कि बीजेपी वोट चोरी से ऊपर वाला काम करती है। चोरी से ऊपर क्या बोलेंगे हम? हमारे यहाँ डकैती बोलते हैं। ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साठ घाट से चुनाव जीतने के ज़रिए नए नए ढूंढती है। जिस तरह हमने देखा कि एसआईआर ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया
और जहाँ पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि SIR की रणनीति के तहत जिस समय लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं। अखिलेश यादव बिहार में महागठबंधन की हार को लेकर भले ही SIR और चुनाव आयोग पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन असल में उनकी चिंता 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। यूपी में योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश है कि 2027 में बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए, क्योंकि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाई तो यूपी में अखिलेश यादव की भद्द पिट सकती है। अखिलेश के इसी डर को लेकर यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी भी ली है। इस प्रकार का संदेश कांग्रेस मिटती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था, लेकिन भाजपा और एनडीए को रोको करने के लिए कहे कि अवध हराए हैं, मगध हराएंगे। अब मगध भी हार गए और अवध भी हारने और यूपी हारने की तैयारी। अखिलेश यादव पर बीजेपी तो चुटकी ले रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश को SIR, EC और EVM पर दोष मढ़ने से बचने की नसीहत दी है। ओवैसी ने साफ कहा है कि अपनी कमियां ढूंढकर उसे दूर करिए और बीजेपी के खिलाफ बेहतर रणनीति बनाकर चुनाव लड़िए। जनता का जो फैसला है उसको कबूल करते हैं और नीतीश कुमार को दोबारा मैंडेट दिया। हम अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन MIM पार्टी देगी बिहार और ख़ास तौर से सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। बिहार में हार को लेकर ओवैसी चाहे जो कुछ भी कही, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार SIR और चुनाव आयोग को ही निशाने पर ले रही हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी बीजेपी की जीत के लिए SIR को ही कोसा, तो वहीं बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखा दिया। है बिहार का चुनाव लोकतंत्र पर यह हमला है। लोकतंत्र को पैसे के बल पे खरीदा गया है। विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, वो हमारी बिहार में मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से विकास, जिस तरह से विरासत, जिस तरह से सुशासन किया है, आज वहाँ पे प्रचंड जीत नहीं, वो सुनामी जीत। समाजवादी पार्टी ने जब SIR और इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सीधे शब्दों में बीजेपी की जीत पर सवाल उठाया, तो वही बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने राशिद अल्वी को जवाब दिया। दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी की जीत जनता की वजह से हो रही है, लेकिन विपक्ष अभी बिहार की कमियां छिपाने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी, JDU, NDA अलायंस, इलेक्शन कमीशन, RSS, ब्यूरोक्रेसी, अथाह काला धन के साथ मुकाबला था। जो पराजय है उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए राजनीतिक दल में, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस अपनी गलती को कभी वो अपने कार्यकर्ताओं पर थोप देती है। जहां जीतती है तो कहती है कि गांधी परिवार के राहुल जी और प्रियंका जी का प्रभाव है। अखिलेश के बयान को लेकर JDU नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी पर अटैक किया, तो वहीं सपा की तरफ से ST हसन ने अखिलेश यादव की बात को फिर से दोहराया। मैंने ये भी कहा था कि जनता दल यू 80+ होगा, क्योंकि पिछली बार किन्हीं कारणों से आपसी तालमेल के अभाव में हम नहीं कर पाए थे, और मुझे प्रसन्नता है कि जनता दल ने पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी उसी संख्या को प्राप्त किया। इलेक्शन का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, कैसे लोगों के वोट काटे जाएं, कैसे पोलिंग के अंदर घपले करे जाएं और कैसे काउंटिंग में गड़बड़ी की जाए, वो मैनेजमेंट भी की भी एक्सपर्ट है बीजेपी।
अखिलेश यादव चुनाव आयोग को बदनाम करने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, SIR पर सवाल उठा ले, लेकिन चुनाव आयोग रुकने वाला नहीं है। यूपी समेत अन्य राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अखिलेश को चाहिए कि अपने जमीनी स्तर पर BLO को ट्रेनिंग देकर SIR में सहयोग करवाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अखिलेश इस बार वोटर्स के नाम कटने के लिए चुनाव आयोग को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इस बार के SIR में चुनाव आयोग ने पर्याप्त समय दिया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव तो बिहार में हुए, जीत हार बिहार में हुई, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में साफ साफ होता दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि अखिलेश यादव ने भी बिहार के अलग अलग जगहों पर जाके कई प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे, लेकिन नतीजा कुछ और रहा। कई जगहों पर प्रत्याशी चुनाव हार गए और इसी वजह से अखिलेश यादव 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आशंकित है और उनकी ओर से अभी से इलेक्शन कमीशन को लेकर, SIR को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है, लेकिन PDP चीफ महबूबा मुफ्ती और पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला को इससे आपत्ति है और वे डॉक्टर्स आतंकियों के समर्थन में उतर आए हैं। दिल्ली धमाके को लेकर PDP चीफ महबूबा मुफ्ती के बयान से देश में सियासत गर्मा गई है, लेकिन उनकी ओर से ऐसा क्या कहा गया है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोलता। मुफ्ती जी जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर अन्याय करती रही है, वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है। महबूबा मुफ्ती को इन्हीं बयानों की बदौलत जम्मू कश्मीर की जनता ने सियासी हाशिए पर पहुंचा दिया। महबूबा को लगता है कि उनके ऐसे बयान से जम्मू कश्मीर की जनता खुश होगी, तो महबूबा और उनकी भाषा बोलने वाले मेरी बात ध्यान से सुन ले। महबूबा की ऐसी भाषा से सिर्फ आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका ही खुश हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं। महबूबा अपने सियासी फायदे के लिए आतंक परस्त भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे वो जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर सके। एक बार फिर सुनिए दिल्ली धमाके को लेकर PDP चीफ महबूबा मुफ्ती किस तरह से पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं। दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया अपनी पॉलिसी से। महबूबा के ऐसे बयान देश के उन गद्दारों के लिए खाद और पानी का काम करते हैं जो हमारे सुरक्षा बलों के डर से बिल में छिपे रहते हैं। महबूबा जैसी आतंक परस्त सियासतदान ऐसे गद्दारों को बढ़ावा देती है, जिससे आतंकी वारदातें बढ़े और महबूबा उन घटनाओं पर घड़ियालू आंसू बहाकर अपनी सियासी रोटियां सेक सके। क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर RDX बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। देश में आतंक जहां पे कांगो के लुआ लाबा में भीषण विमान हादसा हुआ है। कांगो के लुआ लाबा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कांगो के खनन मंत्री और उनका डेलीगेशन था प्लेन में मौजूद। कोलवेजी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। चालक दल और विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा यहाँ पे हादसा देख रहे हैं आप, जहाँ पर प्लेन में आग लग गई है। और बड़ी बात यहाँ पर ये कि मंत्री भी, उनके स्टाफ के लोग भी, उनके परिवार के लोग भी इसी प्लेन में सवार थे। हालांकि राहत की बात यहाँ पर यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। तो कांगो में ये प्लेन क्रैश हुआ है। तस्वीर बताते कि कितना विभत्स ये हादसा था
और लुआ लाबा कांगो की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये बड़ा विमान हादसा है। आप आसमान में धुएं का गुब्बार देख पा रही हैं। एक हिस्सा प्लेन का जलता हुआ धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लेन क्रैश में से लोग निकल करके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांगो के लुआलाबा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, विमान हादसा हुआ है और यहाँ पर प्लेन धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। कई लोग यहाँ पर कूदकर भागते हुए अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यार ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।